Yes. This call is now being recorded. चले आमना स्टार्ट करो बेटा। करो। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज क्लियर करो। आमना आवाज नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। बेटा थोड़ा सा माइक आप ठीक करो। वालेकुम। सर जी अभी आवाज क्लियर है? हाँ जी क्लियर है, स्टार्ट करो। First of all, I would like to thank Sir Asam who gave me a chance to speak in the class. Today, my topic of discussion is extraction of lanthanides and separation of lanthanides. First of all, we discuss the extraction of lanthanides. Extraction of lanthanides में सबसे पहले हम देख लेते हैं sources of lanthanides. Lanthanides naturally occur in many minerals. Here we use monazite, which is the most important mineral of lanthanide. मोनाजाइट में लैंथेनाइट के अलावा और भी बहुत सी इम्प्योरिटीज होती हैं, फॉर एग्जांपल सिलिका ऑक्साइड, इल्यूमिनाइट, ईटीसी। लैंथेनाइट की एक्सट्रैक्शन में बेसिकली हम दो प्रोसेस करते हैं, दो स्टेप्स करते हैं। फर्स्ट वन जो है वो है कंसंट्रेशन ऑफ लैंथेनाइट्स। उसमें मतलब जो हमने मिनरल यूज़ करनी है ना लैंथेनाइट की सेपरेशन के लिए, उसे हम कंसंट्रेट करते हैं। और सेकंड स्टेप है क्रैकिंग ऑफ लैंथेनाइट्स, लैंथेनाइट मिनरल। उसमें हम क्रैकिंग ऑफ लैंथेनाइट मिनरल में हम जो मिनरल हमने यूज़ करना है लैंथेनाइट की सेपरेशन की एक्सट्रैक्शन के लिए, उसे हम डिफरेंट प्रोसेस से गुजारते हैं और लास्ट पे हमें अपनी डिज़ायर्ड एलिमेंट जो है ना ऑब्टेन हो जाते हैं। इन स्टेप्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पे आ जाता है सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स। कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल से हम विलफ्ले टेबल और मैग्नेटिक सेपरेटर यूज़ करते हुए अपनी मिनरल को कंसंट्रेट करते हैं। विलफ्ले टेबल मैग्नेटिक सेपरेटर हमने अपनी पहली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, वैसे मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ ये विलफ्ले टेबल की एग्जांपल पिक्चर है। इसमें जो मिनरल है ना, डिजायर्ड मिनरल जो भी होती है जिसको हमने कंसंट्रेट करना होता है, वो वाटर के साथ इस टेबल के ऊपर फ्लो कर रही होती है और इस टेबल पे रिफल्स बनी होती हैं। जब उसमें से फ्लो कर रही होती है मिनरल, तो जो कंसंट्रेटेड मिनरल होती है ना वो रिफल्स में अकामुलेट हो जाती है, और जो जिसका वेट लोअर होता है ना जिस मिनरल का, वो वाटर के साथ फ्लो करके नीचे गिर जाती है। इस तरह हम अपनी मिनरल को कंसंट्रेट कर लेते हैं, रिफल्स में से फिर हम कलेक्ट कर लेते हैं। और सेकंड वाला है मैग्नेटिक सेपरेटर। मैग्नेटिक सेपरेटर में मैग्नेटिक रूलर होती है, उसके ऊपर एक बेल्ट फ्लो कर रहा होता है, उस बेल्ट के ऊपर हमारी मिनरल फ्लो कर रही होती है। उस हमने नीचे दो बीकर जिस तरह नजर आ रहे रखे होते हैं। जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं ना वो मैग्नेटिक रूलर से पहले सेपरेट हो जाते हैं और मैग्नेटिक पार्टिकल्स थोड़ी दूर जाके गिरते हैं। तो इस तरह हम अपनी जो मिनरल है ना उसे कंसंट्रेट कर लेते हैं, प्योर कर लेते हैं। अब ये कंसंट्रेशन हो गई मिनरल की। अब दूसरा मेथड है क्रैकिंग ऑफ मिनरल्स। क्रैकिंग ऑफ मिनरल्स में बेसिकली दो मेथड्स हैं। एक फर्स्ट वन है बाय यूजिंग कंसंट्रेटेड H2SO4। इसमें हम एसिडिक किसी एक एसिड को यूज करते हुए मिनरल की क्रैकिंग करते हैं। हम एक एसिड यूज कर रहे हैं तो इसकी वजह से इसे हम एसिडिक मेथड भी कहते हैं। और दूसरा है बाय यूजिंग कंसंट्रेटेड NaOH। इसमें हम एक बेस को यूज करके क्रैकिंग कर रहे होते हैं, इसलिए हम इसे अल्कलाइन मेथड भी कहते हैं। अब एसिडिक मेथड को और अल्कलाइन मेथड को हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन है एसिडिक मेथड यूजिंग H2SO4। ये इसकी थ्योरी है, लेकिन मैं इसे एक फ्लो चार्ट जो इसका है उससे समझाऊंगी आपको। ये है फ्लो चार्ट सारी थ्योरी का। यहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, जब आप वो पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी यही बातें लिखी होंगी। अब जो हमें विलफ्ले टेबल और मैग्नेटिक सेपरेटर से कंसंट्रेटेड और मिनरल ऑब्टेन हुई है ना, उसकी पाउडर फॉर्म को हम डाइजेस्ट करते हैं, मतलब हीट करते हैं विद 93% H2SO4 एट 210 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे।
जब हम उसे डाइजेस्ट करते हैं तो उससे हमें एक पेस्टी या मडी मैस ऑब्टेन होता है विच कंसिस्ट ऑफ सल्फेट्स ऑफ लैंथेनाइड्स। इस प्रोसेस को हम एक खास तरह की वेजल्स में करते हैं विच कंसिस्ट ऑफ कास्ट आयरन, टेंटालम आयरन और सिलिकॉन आयरन। अब ये जो पेस्ट्री मैस या मडी मैस हमें ऑब्टेन हुआ है विच कंसिस्ट ऑफ सल्फेट्स ऑफ लैंथेनाइड्स, इसे हम वाटर के साथ कूल करते हैं फॉर 12 to 15 आवर्स। कूल करने के बाद हम इसे सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन तो आपने पढ़ा होगा, उसमें हम एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन यूज़ करते हैं। उसमें अपने जो सॉल्यूशन है उसे हम उसमें डाल के जिस तरह वॉशिंग मशीन रिवॉल्व करती है ना, उस तरह वो सेंट्रीफ्यूगेशन में जो ना रिवॉल्व कर रहे होते हैं। और एंड पे हमें दो चीज़ें मिलती हैं, एक रेजिड्यू होता है, एक फिल्ट्रेट होता है। रेजिड्यू मतलब कुछ जो अंदर से प्रोडक्ट्स हैं वो प्रेसिपिटेट बन जाते हैं और बाकी सॉल्यूशन की फॉर्म में नीचे होते हैं। इसका जो रेजिड्यू होगा वो कंसिस्ट कर रहा होगा सिलिका ऑक्साइड एंड सिलिका ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड एंड zirconium सल्फेट ऑक्साइड। और इसमें अनरिएक्टेड मोनाजाइट होगी। ये नीचे कोल्ड वाटर के अंदर दो एरो आए हुए हैं ना, एक तरफ है सोल्यूशन, वो हमारा फिल्ट्रेट होता है, और जो राइट साइड पे सोल्यूशन है वो फिल्ट्रेट है, जो लेफ्ट साइड है उसमें पीपीटी ऑफ सिलिका एंड सिलिका ऑक्साइड है, वो रेजिड्यू में होते हैं। अब रेजिड्यू तो वेस्ट है, उसे हमने यूज नहीं करना। अब जो सोल्यूशन है वो कंसिस्ट कर रहा होता है सल्फेट्स ऑफ लैंथेनम, थोरियम एंड zirconium ऑक्साइड। इसी सोल्यूशन को हम फर्दर लेके चलेंगे। अब कुछ स्टेप्स यहाँ नहीं लिखे हुए लेकिन उस थ्योरी में हैं, वो ये हैं कि इस जो ये जो फिल्ट्रेट है ना, ये एक एसिडिक सोल्यूशन है। इस जो कंसिस्ट कर रहा है सल्फेट्स ऑफ लैंथेनम, थोरियम एंड zirconium ऑक्साइड। इसे हम ट्रीट करते हैं विद सोडियम पायरोफॉस्फेट के साथ, जिससे हमें थोरियम के प्रेसिपिटेट ऑब्टेन हो जाते हैं और हम थोरियम पायरोफॉस्फेट को सेपरेट कर लेते हैं। मतलब मैं थोड़ा सा दोबारा बताती हूँ। यहाँ पहले हमने उसे H2SO4 के साथ डाइजेस्ट किया, फिर कूल करके उसे हमने सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज करके एक रेजिड्यू आ गया, फिल्ट्रेट आ गया। रेजिड्यू को हमने नहीं लेना, हम जो फिल्ट्रेट है उसमें ऐड करते हैं सोडियम पायरोफॉस्फेट। जब सोडियम पायरोफॉस्फेट डाल के हम उसे सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो उसके रेजिड्यू में हमारे पास कुछ चीज़ें आ जाएंगी। उसके रेजिड्यू में हमारे पास आ जाएंगे थोरियम फॉस्फेट, थोरियम पायरोफॉस्फेट, उसे हम सेपरेट कर लेंगे। अब जो उसका फिल्ट्रेट ऑब्टेन होगा ना, उसको हम ट्रीट करेंगे ऑक्सैलिक एसिड के साथ। जब हम उसे ऑक्सैलिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे, जो थोरियम हमारे पास बच गया होगा ना, वो उसके साथ रिएक्ट करके थोरियम ऑक्सालेट बना देगा, और बाकी लैंथेनम ऑक्सालेट और zirconium ऑक्सालेट जो है ना हमें ऑब्टेन हो जाएंगे। अब इनमें से जो लैंथेनम के इसमें लैंथेनम ऑक्सालेट है ना, उसे हम ट्रीट करवाते हैं सोडियम अमोनियम ऑक्सालेट के साथ। अमोनियम ऑक्सालेट के साथ ट्रीट करवाने से हमारे पास जो लैंथेनम ऑक्सालेट सेपरेट हो जाएगा और बाकी थोरियम ऑक्सालेट और zirconium ऑक्सालेट सेपरेट हो जाएगा। इसमें जो लैंथेनाइड्स होंगे ना, उसे हम H2SO4 के साथ ट्रीट करवाएंगे तो हमारे पास जो लैंथेनम के सल्फेट्स है ना, वो बन जाएंगे। मतलब यहाँ ये स्टेप्स नहीं है, यहाँ हम इन्होंने डायरेक्ट जो है ना लैंथेनाइड्स के ऑक्सालेट को नेक्स्ट ट्रीट किया है Na2SO4 के साथ। जब हम उसे ट्रीट करेंगे Na2SO4 के साथ, उसके बाद उसे सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो वो उसके रेजिड्यू में हमें डबल सल्फेट्स ऑब्टेन हो जाएंगे लाइट लैंथेनाइड्स के, जबकि जो उसका फिल्ट्रेट है वो कंसिस्ट कर रहा होगा हैवी लैंथेनाइड्स पे। अब जो हैवी लैंथेनाइड्स के नाइट्रेट्स हैं उसे हम डिफरेंट फिजिकल मेथड्स के साथ ट्रीट करके हैवी लैंथेनाइड्स को सेपरेट कर लेते हैं। जो डबल सल्फेट्स ऑफ लाइट लैंथेनाइड्स हमें ऑब्टेन हुए हैं उसे हम हॉट NaOH के साथ ट्रीट करवाएंगे तो हमें हाइड्रोक्साइड्स ऑफ लाइट लैंथेनाइड्स मिल जाएंगे।
इन हाइड्रोक्साइड्स ऑफ लाइट लैंथेनाइड्स को हम ड्राई करेंगे एयर में एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो हमें कुछ मिक्सचर्स ऑफ ऑक्साइड्स मिल जाएंगे विच कंसिस्ट ऑफ 70% लैंथेनम ऑक्साइड, 50% सीरियम ऑक्साइड, और बाकी ये कंपोजिशन उसकी लिखी हुई है। अब इन लैंथेनाइड्स के ऑक्साइड्स को हम ट्रीट करवाएंगे डिल्यूट H2SO4 के साथ और अगेन उसे सेंट्रीफ्यूज करेंगे, तो उसके फिल्ट्रेट में आ जाएंगे नाइट्रेट्स ऑफ लैंथेनाइड सीरीज के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, उसके नाइट्रेट्स आ जाएंगे, जबकि उसके रेजिड्यू में आ जाएंगे पीपीटी ऑफ सीरियम ऑक्साइड। उस पीपीटी ऑफ सीरियम ऑक्साइड को हम ट्रीट करवाएंगे विद 85% HNO3 एंड डिल्यूट H2SO4 के साथ, तो हमें पीपीटी ऑफ बेसिक सीरिक नाइट्रेट ऑब्टेन होगा। उस सीरिक नाइट्रेट को हम फिल्टर्ड करेंगे तो हमारे जो रेजिड्यू है वो कंसिस्ट कर रहा होगा पीपीटी ऑफ बेसिक सीरिक नाइट्रेट, और सॉल्यूशन में हमारे पास नाइट्रेट्स ऑफ लैंथेनाइड एलिमेंट्स आ जाएंगे। उन नाइट्रेट्स ऑफ लैंथेनाइड एलिमेंट्स को हम डिफरेंट फिजिकल प्रोसेस के साथ सेपरेट कर लेते हैं। जो दूसरा हमारा टॉपिक है ना, सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स, वो बेसिकली हम इन्हीं लैंथेनाइड्स को फिजिकल प्रोसेस के साथ सेपरेट करके अपने लैंथेनाइड एलिमेंट्स को हासिल कर लेते हैं। इसके बाद क्रैकिंग का जो दूसरा मेथड है, बाय यूजिंग एन बेस, बाय यूजिंग अ बेस विच इज NaOH, उसे देख लेते हैं। अब इसमें रिफाइंड मोनाजाइट सैंड जो हम विल्फ्लेटेबल मैग्नेटिक सेपरेटर के बाद हम ऑब्टेन करते हैं, उसे हम हीट करते हैं एट ये जो एसिडिक मेथड है ना, उसी का फ्लो चार्ट दूसरे वाला है, यहाँ मैं निकाल लेती हूँ बेसिक वाले का। हाँ जी, ये है। उस मोनाजाइट सैंड को हम ट्रीट करते हैं विद 74% NaOH एट 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो हमें एक मडी मटेरियल ऑब्टेन होता है जिसे हम जब डाइजेस्ट करते हैं वाटर के साथ, और डाइजेस्ट करने के बाद उसे कूल करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे और फिर उसे फिल्टर करते हैं, तो रेजिड्यू कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोक्साइड्स ऑफ लैंथेनाइड्स, उसमें आ जाते हैं हाइड्रोक्साइड्स ऑफ लैंथेनाइड्स, जबकि सोल्यूशन में हमें हाइड्रोक्साइड के आयन और बाकी आयन जो है ना ऑब्टेन हो जाते हैं। अब इस रेजिड्यू ऑफ हाइड्रोक्साइड लैंथेनाइड्स को हम ट्रीट करते हैं विद HCl और उसे हीट करके फिल्टर करते हैं, तो रेजिड्यू में हमें टाइटेनियम ऑक्साइड, जिरकोनियम, सिलिका ऑक्साइड ऑब्टेन हो जाता है, जबकि लैंथेनाइड से हमें थोरियम और बाकी कुछ आयन्स ऑब्टेन हो जाते हैं, मतलब ये भी प्योर नहीं है। अब इसमें से हम लैंथेनाइड्स को डिफरेंट फिजिकल मेथड से गुजार के उसे इंडिविजुअली ऑब्टेन कर लेते हैं। ये था एक्सट्रैक्शन ऑफ लैंथेनाइड्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ लैंथेनाइड्स हमने दो तरीके से पढ़ी है, बाय यूजिंग एन एसिड, बाय यूजिंग अ बेस। अब हम पढ़ लेते हैं सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स में बहुत सी थ्योरी है, इसमें अगर आप इसे पढ़ेंगे ना तो सिंपल जो मैंने बातें बताई हैं ना वही की गई हैं इसमें। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, विच इज द सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड एलिमेंट्स। एज वी नो के लैंथेनाइड एलिमेंट की जो सारी सीरीज है वो ट्राई पॉजिटिव आयन बनाती है, और इनमें साइज का जो डिफरेंस है वो बहुत स्मॉल होता है, जिसकी वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी होती है, सो इट बिकम्स टू डिफिकल्ट टू सेपरेट देम फ्रॉम ईच अदर। इनकी सेपरेशन के हम कुछ प्रोसेस देख लेते हैं, जिसमें कुछ ओल्ड मेथड्स हैं और कुछ न्यू मेथड्स हैं। सबसे पहले हम ओल्ड मेथड्स को देख लेते हैं। उसमें फर्स्ट वन है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड बेस कर रहा होता है डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटीज। इसमें इसके मैं एक एग्जांपल दे के आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल एक सोल्यूशन है हमारे पास जिसमें जो सारे लैंथेनाइड एलिमेंट्स हैं ना उनके ट्राई पॉजिटिव आयंस मौजूद हैं किसी सोल्यूशन में, तो हमने उसे सिंपली जो है ना एक जगह पे रख देना है और उसके सॉल्वेंट को अवेपोरेट होने देना है। जैसे ही सॉल्वेंट अवेपोरेट होगा, जो जिस एलिमेंट की सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी उसके प्रेसिपिटेट बन जाएंगे।
और फिर हम उसे फ़िल्टर करके सेपरेट कर देंगे। अब हमने देखना कि किसके प्रेसिपिटेट पहले बनेंगे और किसके बाद में बनेंगे। वो एलिमेंट्स जिनकी सॉल्युबिलिटी कम होगी उसके प्रेसिपिटेट पहले बन जाएंगे, और जिसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी उसके प्रेसिपिटेट लास्ट पे बनेंगे। अब हमारे क्वेश्चन माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है कि जी किसकी सॉल्युबिलिटी कम है किसकी ज़्यादा है। जब हम लेंथेनाइड सीरीज में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं लेंथेनम से ल्यूटीशियम की तरफ, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। इट मीन्स जो ल्यूटीशियम है उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम है और जो लेंथेनम है उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो जो सबसे पहले प्रेसिपिटेट बनेंगे वो होंगे ल्यूटीशियम के, फिर उसे हम फिल्टर करके सेपरेट कर देंगे और सबसे लास्ट पे हमें लेंथेनम के प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होंगे। अब सेकंड मेथड है फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन मेथड। फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन मेथड बेस कर रहा होता है बेसिसिटी डिफरेंस के ऊपर। इसकी भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास लेंथेनाइड्स के जो लेंथेनाइड एलिमेंट्स के नाइट्रेट्स हैं एक सॉल्यूशन के अंदर। अब उस सॉल्यूशन में जब हम कोई बेस ऐड करेंगे या हम ओएच का उसके अंदर सॉल्यूशन ऐड करेंगे, तो जो लेंथेनाइड स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है वो जल्दी से रिएक्ट करेगा उसके साथ ओएच के साथ और उसका हाइड्रोक्साइड बना देगा। अब इसमें भी हमें देखना पड़ता है कि कौन से लेंथेनाइड्स है जिनकी बेसिसिटी ज़्यादा है, कौन से उसके साथ जल्दी रिएक्ट कर जाएंगे और कौन से जिनकी बेसिसिटी कम है कौन उनके साथ लेट रिएक्ट करेंगे। जब हम लेंथेनाइड सीरीज में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो बेसिसिटी डिक्रीज होती है। इट मीन्स जो लेंथेनम है उसकी बेसिसिटी सबसे ज़्यादा है और ल्यूटीशियम की बेसिसिटी सबसे कम है। इसकी वजह ये है कि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जब हम मूव कर रहे होते हैं लेंथेनाइड सीरीज में लेफ्ट टू राइट तो साइज डिक्रीज कर जाता है, और बेसिसिटी क्या होती है रिमूवल एबिलिटी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन या टेंडेंसी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे साइज डिक्रीज होगा तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन अपने वैलेंस शेल के ऊपर ज़्यादा हो जाएगी और उसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करे। इट मीन्स बेसिसिटी डिक्रीज कर रही है जैसे जैसे साइज डिक्रीज हो रहा है। अब जब हम उस सॉल्यूशन के अंदर विच कंसिस्ट ऑफ लेंथेनाइड नाइट्रेट्स उसके अंदर हम OH डालेंगे, OH का सॉल्यूशन डालेंगे, जो लेंथेनम है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है वो जल्दी से OH के साथ रिएक्ट करके लेंथेनम हाइड्रो ऑक्साइड बना के उसके प्रेसिपिटेट बना देगी, उसे हम फिल्टर कर लेंगे। इस तरह सबसे लास्ट पे जो ल्यूटीशियम है जो कि एक वीक बेस है वो रिएक्ट करेगी OH के साथ और उसके प्रेसिपिटेट सबसे लास्ट पे बनेंगे। Third method is the fractional thermal decomposition of oxysalts. इसमें जो लेंथेनाइड एलिमेंट्स के ऑक्सीसाल्ट्स हैं सच एज नाइट्रेट्स, सल्फेट्स एंड एसीटेट्स, उसे हम थर्मली डिकम्पोज करते हैं। जब हम इसे थर्मली डिकम्पोज करेंगे तो वो अपने आयंस में जो है ना कन्वर्ट हो जाएगी और वो आयंस अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेंगे और हम उन इलेक्ट्रोड से उन्हें ऑब्टेन कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट थर्ड मेथड इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि सारे लेंथेनाइड्स एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं विच इज +3, जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी आ जाती है और इनको सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। अब हम अगर देखें कि अगर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है और इन्हें सेपरेट करना डिफ़िकल्ट है, तो अगर हम इनमें से किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर दें, किसी एक की ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर लें, उसकी प्रॉपर्टीज फिर बाकियों से डिफरेंट हो जाएगी। मतलब जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने +3 से +2 कर दी है या +3 से +4 कर दी है, तो उसकी प्रॉपर्टीज बाकी एलिमेंट से डिफरेंट हो जाएंगी, तो हम फिर उसे इजीली सेपरेट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो यहाँ इस नोट्स में दी गई है कि एक सॉल्यूशन है उसमें सीरियम का ट्राइपॉजिटिव आयन मौजूद है और इसके अलावा भी बाकी जो लेंथेनाइड्स है ना उनके ट्राइपॉजिटिव आयन मौजूद हैं। जब हम इसमें कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं फॉर एग्जांपल KMnO4, तो जो सीरियम
का ट्राई पॉजिटिव आयन है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा +4 आयन में। मतलब पहले उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 थी, जब वो ऑक्सीडाइज हुआ तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी हो गई +4। अब जब हम इसमें NaOH डालेंगे तो सीरियम का +4 जल्दी से रिएक्ट करेगा और OH के साथ, और वो बना देगा सीरियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट। फिर उसे हम फिल्टर करके सेपरेट कर लेते हैं। ये सारा यहाँ लिखा हुआ कि हमने सीरियम की +3 से KMnO4 से रिएक्ट करवाया तो +4 हो गई, और फिर हम उसमें OH डाल के सीरियम हाइड्रोक्साइड के आयंस प्रेसिपिटेट बन गए और उसे हमने फिल्टर कर लिया। जो सेकंड एग्जांपल है इसमें वो है कि एक सोल्यूशन है हमारे पास, उसमें यूरोपियम जो लेंथेनाइड है उसका ट्राइपॉजिटिव आयन है और बाकी तमाम लेंथेनाइड्स के ट्राइपॉजिटिव आयन मौजूद हैं। जब हम इसमें जिंक अमलगम डालते हैं तो यूरोपियम, स्मेरियम और ये टर्बियम ये रिड्यूस हो जाते हैं +3 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। जब ये +2 ऑक्सीडेशन में स्टेट में चेंज हो जाते हैं तब हम इसमें ऐड करते हैं H2SO4। तो जो यूरोपियम का +2 आयन है वो रिएक्ट करके H2SO4 के साथ यूरोपियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट बना देते हैं और उसे हम सेपरेट कर लेते हैं। अब हमारे जहन में क्वेश्चन आ जाता है कि इसके साथ हमारे पास मेरियम और टर्बियम के भी +2 आयन बने हैं, उन्होंने क्यों नहीं H2SO4 के साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बनाए? तो यहाँ इसलिए नहीं वो बनाते कि जैसे ही जिंक अमलगम की वजह से वो +2 में चेंज होते हैं ना, तो वो वाटर के साथ उसी टाइम रिएक्ट करके दोबारा से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो H2SO4 के साथ रिएक्ट नहीं करते। अब हमने ओल्डेस्ट मेथड जो है डिस्कस किए हैं, अब हम मॉडर्न मेथड्स देख लेते हैं। मॉडर्न मेथड में सबसे पहले है आयन एक्सचेंज मेथड। It is a very important method because it is very much effective and less time consuming. इसमें हम लैंथेनाइड्स का एक एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं और एक कॉलम लेते हैं जिसे हम फिल कर देते हैं रेजिन के साथ। रेजिन जो है वो एक बहुत बड़ा ना मैक्रोमोलिक्यूल होता है जिसके ऊपर हाइड्रोजन आयन जो ना अटैच होते हैं और वो हाइड्रोजन आयन इजीली डोनेट कर देता है। अब इस रेजिन के साथ हमने एक कॉलम के फिल कर लिया और एक लैंथेनाइड्स का हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया और उस एक्वस सॉल्यूशन को हमने कॉलम के अंदर फिल कर दिया। जैसे ही हमने एक्वस सॉल्यूशन को कॉलम में फिल किया तो जो लैंथेनाइड्स है वो रेजिन के हाइड्रोजन आयंस को रिप्लेस करके रेजिन के साथ अटैच हो जाता है और जब वो रेजिन के साथ बॉन्ड बना देता है तो वो एक एक्वस फॉर्म में आ जाते हैं और नीचे फ्लो करना शुरू कर देते हैं। अब कौन सा लेंथेनाइड सबसे नीचे है कौन सा ऊपर है, इनकी पोजीशन जो है ना वो डिपेंड कर रही होती है इनके साइज के ऊपर। जिसका साइज ज्यादा होता है वो रेजिन के साथ बॉन्डिंग वीक बनाता है और जिसका साइज कम होता है वो रेजिन के साथ बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब वैसे तो हमने पढ़ा हुआ है कि लैंथेनाइड सीरीज में लेफ्ट टू राइट जो है ना साइज डिक्रीज कर रहा होता है, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में ये चीज़ जो है ना उल्ट हो जाती है। अब ये समझने वाली बात है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं लेंथेनम का साइज लैंथेनाइड सीरीज में सबसे ज़्यादा है। जब हम उसका एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं ना तो उसकी चार्ज डेंसिटी बहुत कम होती है साइज बड़ा होने की वजह से, और वो बहुत कम वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने साथ अटैच करता है। जबकि इसके हम अगेंस्ट देख लें जो ल्यूटीशियम है, जब हम उसे एक्वस सॉल्यूशन में लेते हैं तो उसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है और वो बहुत ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने साथ अटैच कर लेता है। एक मिनट इसकी डायग्राम बना के आपको ना समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल देखिए आप, ये था हमारे पास लैंथेनम जिसका साइज सबसे ज़्यादा था, और ये है हमारे पास ल्यूटीशियम जिसका साइज सबसे कम है। जब लैंथेनम को हम पानी में उसका एक्वस सॉल्यूशन लेंगे ना
तो इसके ऊपर बहुत कम जो है ना वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे ड्यू टू चार्ज डेंसिटी इनकी स्मॉल होती है। तो फॉर एग्जांपल कि यहाँ तक जो है ना इसके आ गए वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ तक अटैच हुए। और जबकि ल्यूटीशियम इसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है ड्यू टू स्मॉल साइज, और ये अपने जो इर्द गिर्द ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स को अटैच करेगा। फॉर एग्जांपल इसका अब जो है ना यहाँ तक वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हो गए हैं। अब आप देख सकते हैं कि एक्वस सोल्यूशन में जो लेंथनम है उसका साइज, अब इसका साइज ये नहीं जो डॉटेड लाइन है ना, अब इसका साइज ये है, ना कि जो एक स्ट्रेट लाइन के साथ मैंने ड्रॉ किया, सर्कल ड्रॉ किया है, वो इसका साइज नहीं है, जबकि जो डॉटेड लाइन वाला है ना ये इनके साइज है। अब हम देख सकते हैं कि जो लेंथनम है इसका साइज कम है और ल्यूटीशियम का साइज ज्यादा है। इट मीन्स कि जब कॉलम के अंदर हम एक्वस सोल्यूशन डालेंगे, इसका एक्वस हम सॉरी जब हम इसमें कॉलम में एक्वस सोल्यूशन डालेंगे, ये चल नहीं रहा, तो लेंथनम के जो बॉन्ड है रेजिन के साथ वो वीक होगा, जबकि ल्यूटीशियम का जो बॉन्ड है लेंथनम का रेजिन के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग ड्यू टू स्मॉल साइज, जबकि ल्यूटीशियम है उसका साइज उसका जो बॉन्ड है ना वो वीक होगा विद रेजिन। गाइस सॉरी मेरी स्क्रीन वर्क नहीं कर रही, इसे बंद करके दोबारा चलाती है। जी, तो मैं ये बता रही थी कि लेंथनम का साइज़ स्मॉल होने की वजह से वो रेज़िन के साथ जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बनाता है। ल्यूटीशियम का साइज़ बड़ा होने की वजह से वो रेज़िन के साथ जो है ना बॉन्ड वीक बनाता है। इट मीन्स के जो ल्यूटीशियम है वो कॉलम में सबसे नीचे आएगा ड्यू टू वीक बॉन्डिंग, और उसी हिसाब से लेंथनम के बाकी एलिमेंट्स अरेंज होते हैं और सबसे ऊपर लेंथनम होता है जिसकी बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग होती है। अब हम इसे लूट करते हैं विद अमोनियम सिट्रेट सॉल्यूशन। जब हम इसमें अमोनियम सिट्रेट सॉल्यूशन डालते हैं तो लेंथेनाइड जो है ना वो रेजिन से बॉन्ड ब्रेक कर देता है, और अमोनियम सिट्रेट जो है ना रेजिन के साथ अटैच हो जाता है, और लेंथेनाइड के जो एलिमेंट्स हैं ना वो वन बाय वन फ्लो करना शुरू कर देते हैं, मतलब कॉलम से बाहर आना शुरू कर देते हैं। जैसे हम बीकर में कलेक्ट कर लेते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास कौन बाहर आएगा जिसका बॉन्ड सबसे वीक है। तो सबसे वीक किसका है? ल्यूटीशियम का ड्यू टू लार्ज साइज। यही सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है, ये रिएक्शन किसी चीज के हैं, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट मेथड है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। जैसे हमने पहले डिस्कस किया लेंथनम से ल्यूटीशियम का तक सारे जो है उनके ट्राइपॉजिटिव आयन है ना, तो हम एक सोल्यूशन लेते हैं जिसमें लेंथनम से ल्यूटीशियम तक जितने भी लेंथेनाइड एलिमेंट्स हैं ना उनका नाइट्रेट्स का सोल्यूशन है, उनके हम नाइट्रेट्स बना देते हैं। अब जो लेंथनम है उसका साइज ज़्यादा है ना, तो ये आयनिक बॉन्ड बनाता है। अगर हम इसे सोल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो जो ल्यूटीशियम है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है ड्यू टू स्मॉल साइज। अब हमने एक स्प्लिटिंग फनल लेनी है, उसके अंदर हमने नीचे जो है ना एक्वस लेयर डाल देनी है, एक्वस लेयर ऐड करनी है, और उसके ऊपर हमने ऑर्गेनिक लेयर डालनी है ट्राईब्यूटाइल फॉस्फेट की प्लस कैरोसोनिक सोल्यूशन। मतलब कि ऑर्गेनिक लेयर कंसिस्ट ऑफ ट्राईब्यूटाइल फॉस्फेट एंड कैरोसिन सोल्यूशन, और जो नीचे है सेपरेटिंग फनल में वो है ऑर्गेनिक लेयर। जब हम इसमें लेंथेनाइड के नाइट्रेट्स का सोल्यूशन ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद हम सेपरेटिंग फनल को शेक करते हैं बहुत तेज़ी के साथ,
तो जो एलिमेंट्स कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं ना वो ऑर्गेनिक लेयर में चले जाएंगे, और जो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं वो एक्वस लेयर में चले जाएंगे। मतलब लैंथेनाइड्स को जो शुरू वाले एलिमेंट्स हैं जिनका साइज ज़्यादा है वो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे एक्वस लेयर में, और जो दूसरे लास्ट वाले एलिमेंट्स हैं जिनका साइज कम है जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं वो चले जाएंगे ऑर्गेनिक लेयर में। तो उसके बाद हम इसे सेपरेट कर लेंगे। थर्ड वन इज द थर्मल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हमारे पास लैंथेनम नाइट्रेट है ना, तो जब हम इसे हीट करेंगे तो लैंथेनम के जो नाइट्रेट है ना इसके ऑक्साइड्स बन जाएंगे, और मतलब ये ब्रेक हो जाएगा लैंथेनम नाइट्रेट इसके अपने आयंस में, नाइट्रेट ऑक्साइड बना देगा और लैंथेनम जो है ना वो सेपरेट हो जाएगा। अब इसको जब हम वाटर के साथ लीच करते हैं, वाटर के साथ हम इसे ठंडा करते हैं ना, तो नाइट्रेट के ऑक्साइड जो है ना हाइड्रोजन HNO3 में कन्वर्ट हो जाते हैं, कन्वर्ट होके वो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं, जबकि जो लैंथेनम है वो वैसे ही रह जाता है और उसे हम फिल्टर करके सेपरेट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में हम लैंथेनाइड एलिमेंट्स का एक सॉल्यूशन होता है ना जिसमें ट्राइपॉजिटिव आयन के मौजूद है, उसमें हम EDTA डालते हैं। जब हम इसमें EDTA डालते हैं तो जो तमाम के तमाम एलिमेंट्स हैं लैंथेनाइड सीरीज के वो EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स बना देंगे, और फिर हम जब उसमें ऑक्सालेट डालेंगे ना इस सॉल्यूशन के अंदर, कॉम्प्लेक्स के इस सॉल्यूशन के अंदर, तो जो बॉन्ड सबसे कम जो स्ट्रॉन्ग है ना वो उसके साथ EDTA के साथ बॉन्ड ब्रेक करके ऑक्सालेट के साथ बॉन्ड बना के ऑक्सालेट आयन में नहीं लैंथेनम ऑक्सालेट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जिसका बॉन्ड EDTA के साथ वीक है वो EDTA से बॉन्ड ब्रेक करके ऑक्सालेट के साथ बॉन्ड बना के उसके प्रेसिपिटेट बना देगा, और उसे हम फिल्टर करके सेपरेट कर लेंगे। अब हम इसमें कहते हैं कि किसका बॉन्ड जो है ना EDTA के साथ स्ट्रॉन्ग होता है, कौन लास्ट पे कलेक्ट होगा, कौन सबसे पहले कलेक्ट होगा, तो ये अगेन साइज पे आ जाता है। लैंथेनम का साइज सबसे ज्यादा है तो वो जो है बॉन्ड बनाएगा, वीक बॉन्ड बनाएगा, तो वो सबसे पहले जो है ना सेपरेट हो जाएगा, और ल्यूटिशियन जिसका साइज सबसे कम है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं और वो सबसे लास्ट पे अकोमोडेट होगा। लास्ट मेथड है प्रोडक्शन ऑफ लैंथेनाइड एलिमेंट्स। इसमें फॉर एग्जांपल लैंथेनम क्लोराइड है ना, इसे हम जब सोडियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं एट 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो लैंथेनम हमारे पास एक तो लैंथेनम आ जाएगा प्रोडक्ट में और बाकी NaCl बन जाएगा, तो इसे हम सेपरेट कर लेंगे। अगर इसी तरह हमारे लैंथेनम क्लोराइड को हम मैग्नीशियम या कैल्शियम के साथ रिएक्ट करवाएं तो वो मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड्स बन जाएंगे, और लैंथेनाइड का जो भी एलिमेंट है वो हमारे पास सेपरेट हो जाएगा। ओके, डन। एनी क्वेश्चन? जी क्लास कोई क्वेश्चन है?